हेलो टू ऑल माय कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार बता दीजिए कमेंट में। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्री। और हम लोग चाहते हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्री को हम ऐसे लेवल से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो लेवल से, और कवर करते हुए सारे जहाँ जहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए जाएँ। जैसे हमारे पास अगर मान लो कि अगर नीचे से अगर पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 9th वाले पार्ट से, उससे अगर हम उठा के पूरा सीरियल सीडीएस वगैरह तक की कवर करेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें जो भी हो सकता है, बिल्कुल पिन टू पिन, है ना। जो भी बातें हो सकती हैं वो सब बातें हम लोग जो है इसमें कवर करने वाले, यानी कि सारे कंसेप्ट को, बातों का मतलब है कंसेप्ट। तो जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे हम लोग क्लियर करेंगे। और चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि ये ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है, यानी कि ये हमारे पास है, इसका मीन्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स क्या है। ट्राई, गोनो और मेट्री, यानी कि ये जो मिलके बना है वो मिला है ट्राई, गोनो और मेट्री, ठीक है ना। यानी कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है। यानी कि इस ट्राई का मतलब जो कि रूट वर्ड है 3 का, गोनो जो कि हमें दिखाता है साइड्स और एंगल्स को, ठीक है ना, एंगल्स को। मेट्री का मतलब होता है हमारे पास मीज़र, यानी कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम 3 साइड्स या 3 एंगल्स का मेजरमेंट कर रहे होंगे, वो चीज़ कहलाती है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री केवल यहाँ पे मेजर करने से ही केवल नहीं है, आगे भी इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल भी है, जो कि हम लोग यहाँ पे आगे वाले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। अभी तक हमारा जो काम है वो पहले इसको मीन्स समझने का मीन्स था कि यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स होता क्या है आखिर, ठीक है ना। अब हमने देखा कि इसमें देखा हमने कि 3 साइड्स या एंगल्स, और 3 साइड्स या एंगल्स जो हैं वो हमारे पास ट्रायंगल में देखने के लिए मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं? ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो साइड्स या फिर एंगल्स, या तो साइड्स या फिर एंगल्स हमारे पास। अब हमें मालूम अगर ट्रायंगल के अंदर 2 चीज़ें हैं, साइड्स और एंगल्स। अब 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो जो ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 डायमेंशंस होती हैं, यानी कि 6 तरीके से हम इस ट्रायंगल को डायमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको माप सकते हैं, यानी कि इसके प्रकार से देख सकते हैं। तो यानी कि कितनी, इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी होते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे चीज़ें समझने से पहले अब साइड्स है। अब साइड्स हमारे पास क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक पार्ट हमारे पास जहाँ से हम कह सकते हैं जब किसी भी लाइन का दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दे दिया कोई ए बी। तो जब ऐसी 3 साइड्स आपस में बंद हो जाती हैं, क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, तो उस फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। अब ये जो हमारे पास है साइड्स का हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स पे, समझ ना, एंगल्स की बात हम लोग करते हैं। तो एंगल्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एंगल्स होता क्या है। एंगल्स जो है वो एक इंक्लाइनेशन होता है। क्या होता है? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मीन्स क्या होता है सर? इंक्लाइनेशन का मीन्स होता है हमारे पास झुकाव। इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 साइड्स, है ना, इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 साइड्स। अब सुनना, इस साइड्स का केवल हमारे पास लाइन सेगमेंट से ही नहीं, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई रे भी हो सकती है, ये हमारे पास कोई एक लाइन भी हो सकती है, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है इसका पार्ट, ठीक है ना। तो इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 साइड्स, यानी कि जब 2 साइड्स के बीच में जो भी झुकाव होता है उसको हम लोग एंगल से दिखाते हैं, एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और वो एंगल जो है इसको शो करते हैं हम लोग किससे? एंगल को दिखाने के लिए हम लोग एक ग्रीक लेटर का यूज़ करते हैं, वो है थीटा। क्या होता है ये? थीटा, ठीक है ना, थीटा, जो कि एंगल्स को दिखने के काम में आता है, ठीक है। अब इस एंगल्स को मेज़र करने के भी कुछ तरीके होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम्स भी बनाए गए हैं, कुछ सिस्टम्स भी बनाए गए, और जिसमें 3 सिस्टम्स हमारे पास पढ़ने के लिए हमें मिलते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे हम लोग साष्टिक पद्धति बोलते हैं, क्योंकि 60 को बोलते हैं हम लोग सेक्सा, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है
सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, जो कि हमारे पास शताब्दिक प्रणाली भी कहते हैं सर, ठीक है ना। तो एक हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, दूसरा हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम, तीसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम एंगल को मेज़र करते हैं वो रेडियन में करते हैं। किस में करते हैं? रेडियन में। यहाँ पे जो हम किसी भी एंगल को मेज़र करते हैं वो डिग्री में करते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग किसी भी एंगल को मेज़र करते हैं वो ग्रेड में करते हैं, ग्रेड में। अब तीनों के लिए हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, जैसे हमारे पास राइट एंगल, सुनना, राइट एंगल, इसमें जो हमारे पास राइट एंगल होता है, ठीक है ना, इसमें जो हमारे पास राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एक राइट एंगल को किससे दिखाते हैं, वन राइट एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो वन राइट एंगल होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है कितने डिग्री का, ये हमारे पास होता है डिग्री में नहीं, यहाँ पे रेडियन चलता है, और वो कौन सा होता है, π/2, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो डिग्री होता है वो कहलाता है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेड सिस्टम चलता है वो होता है 100 ग्रेड, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास कहलाती है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में जो एक राइट एंगल होता है इसको हम लोग दिखाते हैं π/2 से, सेक्साजेसिमल में एक राइट एंगल को दिखाते हैं 90 डिग्री से, और इस सेंटीसिमल सिस्टम में हम लोग एक राइट एंगल को दिखाते हैं 100 ग्रेड से, ठीक है। इसी के साथ सुनना कुछ कुछ बातें और, कौन सी, कि ये π/2 तो हो गया हमारे पास, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो, पहले हम लोग नीचे वाले में बात करते हैं। चलो लिख लो, कोई भी हमारे पास अगर एंगल होता है थीटा, कोई भी हमारे पास जो एंगल होता है थीटा, वो बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये एल बनी है, ठीक है ना। हमारे पास ये कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और ये हमारे पास कहलाता है रेडियस। अब मैंने ऐसे सर्कुलर सिस्टम का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का ही यूज करते हैं हम लोग, सर्कल का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये सर्कल है जो हमारे पास पार्ट, देखो ये हमने एक सर्कल बनाया तुम्हारे सामने, ये हमने मान लो इसका एक सेंटर बनाया, ठीक है ना। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की एक तरफ की जो दूरी होती है वो कहलाती है रेडियस, रेडियस। सुनना, अब जितनी रेडियस थी उतना ही हमने आर्क लिया। अच्छा, आर्क क्या होता है, जो हमारे पास सर्कल है तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो सर्कल है उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है उसका कोई छोटा पार्ट कहलाता है हमारे पास आर्क, है ना, आर्क कहलाता है। और ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है आर, इसी के बिल्कुल जस्ट बिल्कुल इक्वल अगर हम क्या करें, इसकी लेंथ ऑफ आर्क लें तो हमारे पास मान लो वो कहीं इतनी आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास मान लो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ये जो इतनी है ये, ठीक है, इसको हमने एल का नाम दिया। तो ये जो हमारे पास कहलाएगा एल और ये आर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनता है, 1 रेडियन बनता है। कैसे सर, कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल जो है वही आर है, तो ये एल रखोगे आर रखोगे तो आर से आर कट जाएगा, एल रखोगे तो एल से एल कट जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आता है वो 1 रेडियन निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 1 रेडियन। अब यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी, और वो कौन सी बातें हैं कि एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, और हमारे पास जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड्स के। यहाँ पे एक राइट एंगल को दिखाते हैं 100 ग्रेड से, और जो हमारा 1 डिग्री होता है वो कहलाता है 100 मिनट, और 1 मिनट जो होता है हमारे पास वो कहलाता है 100 सेकेंड के, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ है ना एंगल था, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमने पढ़ा कि पहले ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग किस पॉलीगन का यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल में टोटल 6 डायमेंशंस होती हैं, और वो 6 डायमेंशन में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। बोथ साइड्स हमारे पास कोई भी लाइन हो सकती है, बोथ साइड्स कुछ भी हमारे पास लाइन हो सकती है, बोथ साइड्स हमारे पास लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, बोथ साइड्स हमारे पास एक रे भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ हमने पढ़ा कि एंगल्स क्या, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन बिटवीन 2 साइड्स होता है जिसको हम लोग थीटा से दिखा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि हमने दिखाया, एक सर्कुलर सिस्टम होता है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, एक सेंटेसिमल सिस्टम होता है, और जिनको मैंने तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोगों ने जैसे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़ा, उसके बाद कुछ रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग इनके बीच में, और वो रिलेशन क्या है उन्हें देखो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल्स के कुछ टाइप्स पे, ठीक। कि जो रेडियन में
जो रेडियन में पाई/2 है वो डिग्री में 90 है और वो ग्रेड में 100 है ना? सही बात है ना? ये मैंने रिलेशन लिखा तुम्हारे सामने कि जो रेडियन में पाई/2 है, जो डिग्री में 90 है और जो ग्रेड में 100 है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ एक रिलेशन ध्यान रखना, ये रिलेशन होता है। फिर अगर कभी भी हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई से, ठीक है ना? और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें करना पड़ेगा इनटू करना पड़ेगा पाई/180 से, ठीक है? इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, ठीक है? इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। कैसे? ध्यान दो, अगर हमारे पास रेडियन का कोई पार्ट है पाई/2, ये है पाई/2, हमें मालूम है 90 डिग्री होता है और उसे डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करोगे 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ऐसे काट दोगे, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना? अगर मान लो कोई डिग्री में है 30 डिग्री और उससे हमें रेडियन में चेंज करना है तो उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 से कटेगा कितने बार? 6 बार, यानी कि पाई/6, ठीक है ना? तो ये हमारे पास चीज़ें ध्यान रहेंगे। ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने निकाला, ठीक है ना? क्योंकि अगर हमें डिग्री में चेंज करना था, है ना, डिग्री में चेंज करना था, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा क्योंकि डिग्री में चेंज करना था, ठीक है? अच्छा, आगे देखो, अगर हमारे पास चीज़ें ध्यान दो, जैसे हमने पढ़ा ये चीज़ें, अब हमारे पास आती हैं कुछ टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है ना? हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को बहुत बेसिक से उठाया, बिल्कुल, ठीक है ना, जिसमें हम थोड़ी सी कुछ ज्योमेट्री का भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्ट आता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ एंगल। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल जो हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारे पास होता है ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल है, जे एस को हम बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल। दूसरा हमारे पास आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तीसरा हमारे पास आता है राइट एंगल, ठीक है ना? फोर्थ हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल, उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल, और इसके लास्ट में आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना? ज़ीरो एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होता है? जहाँ पे जो थीटा है वो इजकल टू डिग्री 0 डिग्री होता है। यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या होता है? जहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल क्या होगा? जहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा? जहाँ पे थीटा जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे एंगल जो है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब बात सुनो, जो इक्वल हैं उनके तो हम फिगर बना सकते हैं। सुनना, देखो ये हमारे पास मान लो एक लाइन थी ओ ए, है ना, कोई रेडियस मतलब कोई रे थी, और इसी पे कोई दूसरी भी रे है बी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये हमारे पास कहलाता है 0 डिग्री एंगल क्योंकि ये मूव ही नहीं की अभी, ठीक है। राइट एंगल हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे भी हमें एल शेप देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बस बिल्कुल यही है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास ये 180 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ऐसे। अच्छा, इसको नाम दे दो ओ ए बी। यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे पास ओ ए और इधर साइड आ जाता है बी, बिल्कुल ऐसे घूम के, ठीक है ना। यानी कि ये इतनी मीज़र कवर कर लेता है, ये इतनी मीज़र कवर कर लेता है। यहाँ पे आ जाओ कंप्लीट एंगल में, ठीक है ना। अब सुनो, ज़ीरो एंगल और कंप्लीट एंगल के फिगर को देखो थोड़ा सा, तुम कुछ सिमिलरिटी पाओगे। देखो यहाँ पे ये मूव नहीं की है इसलिए यहाँ पे कुछ भी एंगल क्रिएट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे देखो ये यहाँ से मूव करके बी वाली पूरी पार्ट और फिर उसी के कोइंसाइड हो गई,
कोइंसाइड का मतलब होता है जब एक के ऊपर एक चला जाता है ना, ये चीज़ें। तो ये हमारे पास कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन्स, है ना। तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट रे, मान लो अभी यहाँ पे रे का काम कर रहा है तो रे हो गई। तो ये बिल्कुल मूव करी और पूरा रोटेशन ले गई एक, तो इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल थे जो कि बीच बीच में हमारे पास यूज होगा। ये हमने बात की एंगल्स के बारे में कि एंगल होता क्या है, एंगल्स के सिस्टम्स क्या है मेजरमेंट करने के, फिर एंगल्स के टाइप्स क्या हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। चलिए, ट्रायंगल से पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, और वो कौन सी चीज़ है कि हमारे पास कभी कभी ये रेडियन और डिग्री में आता है, बहुत बार सवाल आया है कि क्या एक रेडियन जो होता है वो बराबर होता है एक डिग्री के। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसी गलत बात है, ठीक है ना। ये ऐसा बराबर नहीं होता है कि एक रेडियन जो होता है वो बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड या 22 है ना अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। ठीक है, निकालेंगे एक डिग्री वाला हुआ, है ना। तो सुनो कि जब हमारे पास हमें मालूम है कि रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये एक रेडियन बराबर हो गया। सुनना, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22 और y7 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 से डिवाइड करोगे ये 11 और 2 से इसे करोगे 90, ये हमारे पास हो गया 630 अपॉन 11। अब हम लोग दे देंगे 11 का डिवाइड, तो देना 11 5 जा 55, बचा कितना हमारे पास 8, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, ये 57 हो गया डिग्री। अब जैसे हमारे पास 77 आया तो मेरे पास बचा 3, सुनना यहाँ पे ध्यान दो, पहले हमने इसको डिवाइड दे रहे हैं, 11 5 जा 55, बचा 8, 80 हुआ, 11 7 जा 77, बचा 3, यानी कि हमारे पास बचा 3 डिग्री। अब मैं इस 3 डिग्री को मिनट में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो 1 डिग्री बराबर अभी लिखवाया था 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 180 मिनट। अब इसमें डिवाइड दो, तो जैसे ही तुम डिवाइड दोगे तो 11 1 जा 11, बचा कितना 7, 11 6 जा 66, अब बचा हमारे पास 4 मिनट। अब जैसे ही 4 मिनट बचा तो इसको सेकंड्स में चेंज कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 240 सेकंड्स। अब डिवाइड दो, 11 2 जा 22, बचेगा 2, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, फिर बचेगा 9, तो पॉइंट लगाओगे फिर 8 आएगा इसके समथिंग, तो इस 21.8 समथिंग कुछ आएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 22 सेकंड अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे निकला है। अब अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो डिग्री वाले पार्ट को, ठीक है ना, तो ये रहा हमारे पास 1 डिग्री, और इसको करोगे तो पाई बाई 180, है ना, पाई की वैल्यू 22/7, अरे यहाँ से करोगे 11 और ये हो जाएगा 90, तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 11 अपॉन 630, अच्छा पहले तो 1 0 इसके बाद पॉइंट लगा लो, तो 1.1 अपॉन में 63 हो गया, ठीक है। डिवाइड जाना नहीं है, 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0 पॉइंट। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, सुनना, इसको कैसे डिवाइड करोगे, तो 63 होगा हमारे पास नीचे, ये 0 पॉइंट हुआ, 1.1 बन गया, या तुम ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि ये 630 हो गया, इसको मैं 11 में डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट ये हुआ, नहीं जाएगा डिवाइड, फिर 0 आएगा, फिर ये हमारे पास हो गया ये यार ऐसा बन गया, तो 0.0 आ गया 0.0। अब तुम इसको डिवाइड दे दोगे, जैसे तुम डिवाइड दोगे यहाँ पे तो कितने बार जाएगा, पहले तो 0 1, तो ये 630 हो जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 10 में से 3 गया 7 हो गया, फिर यहाँ पे 9 में से 6 10 में 6 गया 4 बचा, पॉइंट लगाइए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 7 0 0 हो गया, हमें मालूम है 6 7 जा 42 हो जाए, 6 7 जा 42 होता है, लेकिन 6 8 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 जा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 6 7 जा 42 और 2 44, माइनस करोगे 0 9 2, है ना, ये हो गया, फिर 6 4 जा 24 होता है, तो 0.01 है ना, ये समथिंग आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0174, ठीक है ना, 0.0174, तो ये हमारे पास कुछ आएगी वैल्यू, ये हमारे पास हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी लिख लेना, ठीक है, इन चीज़ों को भी लिख लेना, ठीक है। तो ये एक रेडियन जो होता है वो डिग्री में 57 डिग्री 60 मिनट 21.8 सेकंड होता है, ठीक है ना, वैसे अगर हम देखें तो कुछ है। और उसके बाद में हमारे पास है 1 डिग्री जो होता है वो रेडियन में 0.0174 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल की तरफ, ठीक।
ठीक है। तो इस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने डिवाइड कर दिया इसको बेसिस ऑन साइड्स पे, ठीक है ना, और एक डिवाइड कर दिया मैंने बेसिस ऑन एंगल्स पे, यानी कि कोणों के आधार पर और हमारे पास भुजाओं के आधार पर। तो इन चीज़ों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले टाइप आता है, देखो स्टैंडर्ड जो हमारे पास ट्रायंगल होता है वो कुछ इस प्रकार से हमने ले लिया, ठीक है, ध्यान देना। अभी ये हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये ए बी सी, ठीक है ना, किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल के वर्टेक्स को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया। और इनके सामने की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स को हम दिखाते हैं, मतलब साइड्स को दिखाते हैं स्मॉल लेटर से। तो हमने इस ए के सामने वाली साइड को ए मान लिया, बी के सामने वाली साइड को बी मान लिया, और सी वाली साइड को हमने, सी की सामने वाली साइड को हमने सी मान लिया, ठीक है ना, सी मान लिया। ये हमने ध्यान रखा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी हमने एक ट्रायंगल कौन सा लिया है, सुनना, अभी सब पता चल जाएगा। पहला हमारे पास आया स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मीन्स क्या है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास ऐसे हो कि यहाँ पे तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग हो, यानी कि तीनों साइड्स अलग अलग हो। देखो यहाँ पे हमने ये साइड्स हैं, तभी मैंने यहाँ पे वो चीज़ें बना दी जिससे और आसानी हो जाए समझने में। तो स्केलन ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। दूसरा हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कोई बराबर हो और तीसरी कोई अलग हो, ठीक है, समझ रहे हो कि दो साइड्स तो बराबर होंगी और तीसरी कोई अलग होगी, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स सेम होती हैं, तीनों साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। आगे आ जाओ यहाँ पे बेसिस ऑन एंगल्स। सबसे पहले हमारे पास, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो इसको हम नाम 1 दे दें, इसको नाम मैं 2 दे दूँ, एंगल 2, इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 3, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होता है 180 डिग्री के, है ना। इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया यानी कि जहाँ पे ये सारे एंगल्स जो हैं, सुनना 1 2 3, यानी कि जो भी एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अब एक्यूट एंगल मैंने अभी इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स पहले लिखवा दिया कि एक्यूट का मतलब है जिनकी वैल्यूज़ होगी वो 0 और 90 के बीच की होगी। दूसरा हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद दूसरा हमारे पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहाँ पे एनी वन ऑफ एंगल, यानी कि कोई सा भी एंगल है ना, उन तीनों में से कोई सा भी एक एंगल जो है वो तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, और रेस्ट यानी कि जो बचे हुए रेस्ट 2 है, रेस्ट 2 आर एक्यूट, और बाकी जो दोनों बचेंगे वो एक्यूट होंगे जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। तीसरा हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे हमारे पास क्या होंगी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एनी वन ऑफ एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जिसकी वैल्यू, यानी कि कोई सा भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और रेस्ट टू आर एक्यूट, और बाकी जो दोनों बचेंगे वो एक्यूट होंगे, ठीक है। अब कोई कहेगा सर आगे हमारे पास कोई ट्रायंगल क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये 180 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज के बाद आता है एक स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल में अगर मान लो वही चीज़ हो गई, ठीक है ना, समझ लो, अगर वही हमारे पास 180 डिग्री बन गया तो फिर आगे के दो एंगल्स क्या करेंगे फिर, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। और सुनो, जब कभी भी ऐसा 3 पॉइंट्स, समझ रहे हो, ऐसे हमारे पास आ जाते हैं, यही तो था एक स्ट्रेट एंगल, यही था। मान लो हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे ही हैं, तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो किसी भी ट्रायंगल को क्रिएट नहीं करते, यानी कि वो ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि वो ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, ठीक।
आगे हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को और भी आगे से, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। अच्छा, कुछ इसी में से मिक्स करके कुछ कुछ और ट्रायंगल बनाए हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ से आइसोसेलेस उठा लिया और यहाँ से राइट एंगल उठा लिया, समझ रहे हो, यहाँ से आइसोसेलेस और यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक हमारे पास एक स्पेशल और आते हैं कुछ स्पेशल ट्रायंगल, ठीक है ना। उन स्पेशल ट्रायंगल की और हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हैं वो हमारे पास देखने के लिए तुम्हें मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे वहाँ पे इनका यूज है, ठीक है ना। इनका अच्छा यूज मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और वो कौन सा है, सुनना। हमें मालूम है एक हमारे पास होता है स्क्वायर। स्क्वायर मैंने एक स्क्वायर बनाया, तुम्हारे सामने बनाया, ये देखो सभी को दिख रहा है, ठीक है। और एक मैंने तुम्हारे सामने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि मैं अगर कहूँ तो रेगुलर पॉलीगन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है सर? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जहाँ पे ऐसा पॉलीगन जिसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ध्यान समझना कि जो साइड्स बराबर उसके सामने वाला एंगल भी बराबर। इसका उल्टा भी कह सकते हो, अगर एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये हमारे पास एक मैंने लिया स्क्वायर, स्क्वायर लिया, और एक मैंने लिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। मैंने इस डायगोनल एक डायगोनल मिला दिया, ऐसे एक डायगोनल मिला दिया, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सुनना अब समझना, हमें मालूम है कि स्क्वायर जो होता है इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। जी बिल्कुल सर, पता है मुझे। और सर ये भी पता है कि जो डायगोनल होता है ना, जो डायगोनल होता है वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो हम अगर पूरा हमें मालूम है कि सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, अगर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का हो जाता है। अब सुनना, तुम्हें क्या दिख रहा है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, हमें मालूम है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसकी दो साइड, अगर मैं इतना ये पार्ट बोल जाऊँ, ऊपर वाला पार्ट बोल जाऊँ, और मैं यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, समझ रहे हो, इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल बी ए डी, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल वी ए डी, बी ए डी। सुनना, मैंने इस ट्रायंगल को लिया, इस वाले ट्रायंगल को बी ए डी को, बी ए डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल भी है और साथ में दो साइड्स बराबर भी हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है ये हमारे पास कहलाता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब सुनो, और तुम्हें मालूम है कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो अगर कभी तुम्हें यहाँ पे इनका रेशियो चाहिए हो, है ना, इनका रेशियो चाहिए हो, सुनना, तो यहाँ के अगर सबसे पहले इनकी बात ही कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो देखूँ तो रेशियो क्या होगा? a/√2, √2 है, तो जैसे तुम निकालोगे तो यहाँ से इसका रेशियो बनता है 1:1/√2। अब वो कौन सा है? ऐसे लिख लो। अगर मैं ऐसे लिखूँ, इसके एंगल्स क्या हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इनका रेशियो ले रहे हैं साइड्स का, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1:1/√2। ध्यान रखना इस चीज़ को, 1:1/√2। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालूँ, तो हमारे पास पेरीमीटर जो होगा, और इसका एरिया निकालूँ, इसका पेरीमीटर क्या होगा? सुन लो, 2a और √2 है। तो अगर मैं देखना 2a + √2 है, क्योंकि a और a 2 है, तो अगर मैं यहाँ से √2a कॉमन ले लूँ, √2a कॉमन ले लूँ, तो अंदर बनेगा हमारे पास क्या? √2 + 1, √2 + 1। तो ये ध्यान रखना, ये इसका पेरीमीटर होता है। इसका एरिया होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, तो नहीं कि इसको कह सकते हो ½ या इसका ध्यान रखना, जो ये हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये हमारे पास जो हाइपोटेनस है, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर और बाई 4। अब कैसे सर? क्योंकि वो √2 हो जाएगा, फिर हमारे पास बात तो वही लिखी है, ठीक है। तो
तो ध्यान रखना ये चीज़ें यूज होंगी, अभी नहीं यूज होंगी, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ जाओ। अब हमारे पास जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पार्ट होता है, यहाँ पे जब हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, किसके अंदर, जब हम लोग 2D पढ़ रहे होंगे, 2D ज्योमेट्री, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तब वहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहाँ पे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर्स होते हैं, चार होते हैं, वैसे ट्रायंगल के जो सेंटर्स होते हैं वो 4 होते हैं, और वो चारों कोइंसाइड होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और यानी कि यही इसकी मीडियन, यही इसकी एंगल बाइसेक्टर, यही इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और यही इसका एल्टीट्यूड, यानी कि चारों एक ही चीज़ें होती हैं। तो अभी तक के लिए तुम ये समझ लो कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसने इन साइड्स को ऐसे ऐसे बांट दिया होगा, ए बढ़ गया, ठीक है ना, तीनों साइड्स बराबर होंगी। लेकिन जैसे ही इसने ये मीडियन का भी काम करेगी या परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये इसको कर देगा वो हाफ। तो जो पूरी साइड ए होगी उसको वो क्या कर देगा, हाफ हाफ कर देगा, A/2 A/2। सुन रहे हो, इसको नाम मैंने ले लिया एच का नाम, ये मान लो इसकी हाइट है ना, हाइट है। तो इस वाली पार्ट देखो, इन ट्रायंगल ADV, सुनना, इसमें देखो इन ट्रायंगल ADB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये थोड़ा सा स्पेशल क्यों, वो चीज़ समझना। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है कि पूरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के। तो ये भी 60, ये भी 60, और ये वाला भी 60। लेकिन ये 60 के साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि ये 60 जैसे ही बनेगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये 30 में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए इसमें फिक्स होता है 30 60 90, समझ रहे हो, इसमें फिक्स होता है 30 60 90, 30 60 90। अब मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ तुम्हारे सामने। अगर मैं इस 30 के सामने की साइड देखूँ तो वो क्या है, A/2। इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड देखूँ तो वो क्या है, H। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखो तो वो क्या है, A, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो ये H, जब तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अभी मैं पढ़ूंगा इसमें, इसी में आगे पढ़ाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, अगर मैं इसको ध्यान लो, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर जो होता है वो अपनी उस 90 डिग्री के पास पास वाली साइडों का के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखो ये A² और इसमें तो ये कम हो जाएगा, A²/4 बराबर H²। ये बचेगा हमारे पास 3A²/4 बराबर में H²। यहाँ से जब तुम H की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास √3/2A। तो यानी कि ये H जो निकलेगा, ये जो H निकलेगा वो क्या निकलेगा, √3/2A। अब हमें मालूम है कि जो रेशियो है, ठीक है ना, जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो यानी कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तुमने क्या किया, पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से केवल A रह जाएगा जो कि 1:√3:2। तो ये इसका रेशियो 1 के हमारे पास तैयार होगा, 1:√3:2। यानी कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2 यूनिट होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये हम लोगों ने इस चीज़ में ट्रायंगल के अंदर पढ़ा, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा है ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेशियो पे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं यहाँ पे ध्यान समझना, इस रेशियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। एक तो सिंपल रेशियो और एक बांटूंगा इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसको मैंने क्यों डिवाइड किया है ना, ये ऐसे कभी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ऐसे दिखाई गई हैं, ठीक है ना, ऐसे इनको हमने डिवाइड कर दिया। एक रेशियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से में, एक तो सिंपल रेशियो में, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। सिंपल रेशियो में ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसे लिखी है कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/V, इसको पढ़ते हैं A/B। यही एक रेशियो की फॉर्म है, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये उसकी एक्चुअल फॉर्म है। जब तुम रेशियो को हटाते हो तो कोई ना कोई इसके साथ हमारे पास वेरिएबल मतलब यूज़ किया जाता है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू जिस पे वो फिक्स होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब रेशियो हटाते हैं तो कोई ना कोई एक स्केलिंग आती है जो इसके अंदर सेट होती है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा AK, BK, या हम ऐसे भी कह सकते हैं AX,
कॉमा बी एक्स, यानी कि कुछ भी लगा लो तुम, या ऐसे भी कह सकते हो ए पी बी पी, या तुम ऐसे भी कह सकते हो ए वाई बी वाई, समझ रहे हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। तो ये हमारे पास रेशियो की फॉर्म होती है फ्रैक्शन फॉर्म, ये होती है रेशियो की एक्चुअल फॉर्म। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं सुनो। एक तो हमारे पास होता है साइन, ठीक है ना, एक हमारे पास होता है कोसाइन, ये होते हैं गिनती में बिल्कुल 6। ये हमारे पास होता है टेंजेंट, ठीक है ना। जो ये टेंजेंट बना है वो बना है साइन और कोसाइन के डिवीजन से, सुनना ठीक है। इसी टेंजेंट का होता है हमारे पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो कि हो जाएगा कोसाइन अपॉन साइन। तो सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा रेसिप्रोकल की भी बात सुन लो, रेसिप्रोकल का भी एक केस पढ़ लो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर x है तो इसका रेशियो होगा 1/x, और ये x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो कोई हमारे पास a और b अपॉन फ्रैक्शन है तो वो b/a हो जाएगी, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। और ये ध्यान रखना कोई नंबर, ये जो मैं अब लिखने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसके रेसिप्रोकल को आपस में अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो यानी कि ये हमेशा आंसर 1 देता है। कितना आंसर देता है 1। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहलाती है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा आगे देखो, तो साइन हो गया, ठीक है, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, आ गया था हमारे पास सीकेंट। और ये जो सीकेंट होता है ना ये कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसाइन, और इसी के साथ आता है कोसीकेंट, ये जो होता है ये 1/साइन होता है, ठीक है ना, 1/साइन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन है और ये जो कोसेकेंट है, जो कोसाइन है, जो सेकेंट है, और जो टेंजेंट है और कोटेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ रहे हो ना कैसी कैसी बातें हमने कही हैं, वो चीज़ ध्यान नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोसाइन और सेकेंट, साइन और कोसेकेंट, और टेंजेंट और कोटेंजेंट, तो ये चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल होती हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि नंबर और रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, समझ रहे हो। तो साइन, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं करूँ साइन इनटू कोसीकेंट, ये बराबर होगा 1 के, ठीक है ना। और जो कोसाइन और सीकेंट होता है वो भी बराबर होता है 1 के। आगे हम लोगों ने देखा कि जो टेंजेंट और कोटेंजेंट होता है, ठीक है ना, ये भी कितने को होता है, ये भी बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि ये नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल जो है हमेशा अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे कोसाइन में सेकेंड वाला पार्ट्स ये हमारे पास हो जाएगा, ऐसी टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो अब हम देखते हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं ना ये इनकी फुल फॉर्म, मतलब ऐसे कह सकते हो पूरा नाम है इनका, ठीक है। लेकिन जब इनको हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई एक एंगल लगाना जरूरी होता है। और ध्यान देना कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा है साइन, ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब है उसकी एब्रीविएशन फॉर्म और उसके साथ थीटा। अगर मैंने लिखा टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास होता है टेन थीटा, समझ रहे हो। तो ये मैं इन्हीं के सामने लिख देता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे साइन थीटा, ये हमारे पास होता है कॉस थीटा, इसके साथ कोई ना कोई एक एंगल लगाना पड़ता है। ये हमारे पास होता है टेन थीटा, ये हमारे पास होता है कॉट थीटा, ये हमारे पास होता है सेक थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास होता है कॉशेक थीटा, ठीक है, समझे। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो था, ये सही समझना है, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम बढ़ते थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जो कि जिसे हम रिलेट करने वाले हैं इन चीज़ों से, ठीक है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या काम करती है ना, ये चीज़ ध्यान देना कि अगर हमारे पास कभी भी, है ना, पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि हमारे पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, इसके जो जस्ट सामने वाली साइड होती है, इसके जो जस्ट साइड सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारे पास अपोजिट साइड जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एस से भी दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात सुनो, हमारे पास परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। अगर मान लो मैंने इस एंगल से देख रहा हूँ मैं, ये मान लो ये थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा मैंने इस एंगल को दिया, तो इस थीटा के सामने वाली ये जो परपेंडिकुलर, ये कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। तीन ही साइड्स होती है हमारे पास। लेकिन अगर मैंने इस ए से देखा, मान लो इस एंगल को नाम दे दिया मैंने अल्फ़ा, तो इस अल्फ़ा के लिए ये हमारे पास जो सामने वाली साइड होगी ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? इसीलिए अलग मार्कर से दिखाया मैंने कि समझो। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। समझे? समझना बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इस 90 डिग्री वाली सामने की साइड हाइपोटेनस, ये हमारे पास 90 डिग्री की हाइपोटेनस जो है, सुनो इसी के बारे में छोटी छोटी सी बातें, कि यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और यही एक फिक्स्ड साइड होती है, यानी कि ये बदलती नहीं है, फिक्स्ड साइड। जैसे ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना जिस एंगल से देखने पर, लेकिन ये हमारे पास हाइपोटेनस फिक्स रहता है और ये एक ट्राइटेंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड भी होती है। ठीक, अब इस वाले एंगल से देखने पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस एंगल से देखने पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है। ठीक है, समझना, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, यानी कि हाइपोटेनस, उसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स बची हुई, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, समझना इन चीज़ों को। अब सुनो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, उनको समझो कि अभी मैंने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे 6, है ना, तो उन चीज़ों को ध्यान देना कि हमारे पास अगर मैंने कहा कि साइन थीटा, फिर मेरे पास था दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। समझना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। हाँ जी बिल्कुल है। तो जो साइन, यानी कि उन्होंने कहा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो साइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी और एच का जो रेशियो होगा उसको हम लोग साइन बोलेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा, इसीलिए इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया क्योंकि ये रेशियो से रिलेटेड है ना। कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और हमने बताया था तुम्हें कि टेंजेंट जो बना है वो इन दोनों का डिवाइड होके बना है, तो जैसे तुम डिवाइड दोगे तो एस से एच कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। फिर मैंने बताया था कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। कॉसेक थीटा इस सेन थीटा का है, तो ये आ जाएगा एच अपॉन पी। समझे? ठीक है, अब सुनना यहाँ से कुछ कुछ बातें समझना, और वो कौन सी बातें हैं चीज़ें देख लो। मैं यहाँ पे कुछ बहुत चीज़ें कराने वाला हूँ। ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर था, इसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस एच स्क्वायर को, है ना, दोनों तरफ मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट्स को, या मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दो चीज़ें हमें यहाँ पे करानी है। एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर
का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो ऐसे कर दिया, कैसे, किस एच स्क्वायर को पूरे पार्ट से डिवाइड दे दिया एच स्क्वायर से दोनों तरफ। अब समझना, मैं एक स्टेप कम करूँगा, यहाँ पे आ जाओ इस वाले पार्ट्स में। इसको मैंने तोड़ लिया, एच इंटू एच बराबर में पी इंटू पी प्लस बी इंटू बी। ठीक है ना, ऐसे मैंने लिख लिया इन चीज़ों को। समझना अब, जब तुम एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो ये 1 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस एच स्क्वायर को सुनना, कभी अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता था ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, ऐसे कर देता हूँ मैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ और ऊपर के सेम आ जाएगा ए प्लस बी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर कभी ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात सुनो, ये वाला जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही तो है। मैं इसको दोनों के नीचे डिवीजन में दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो P अपॉन एच बन जाएगा, P अपॉन एच का स्क्वायर। तो P अपॉन एच होता है साइन, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच और उसका स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बराबर में क्या हो गया 1। तो ये तुम्हारी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, एक एच से इसमें डिवाइड दे दिया दोनों तरफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा एच बराबर पी अपॉन एच बराबर पी वो इंटू पी प्लस बी इंटू बी अपॉन एच, ये बना लिया। अब ये हाइपोटेनस तो हमने ऐसे ही रखा, ये P इंटू साइन थीटा हो गया, ये B इंटू कॉस थीटा हो गया। तो ध्यान रखना ये भी एक रिजल्ट होता है कि P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू H। अगर कभी भी ऐसे हैं P B H तो ये हमारे पास इस प्रकार के साइन और कॉस ही उनके साथ लिखे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, समझना इस चीज़ को। इसको और भी आगे समझ में आएगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वहाँ पे मैं तुम्हें इसको दोबारा भी बताऊंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक एच को इसके दोनों के नीचे डिवाइड में भेज दिया और जैसे ही डिवाइड में भेज दिया फिर इनके नीचे भी डिवाइड कर दिया, एक एक अलग कर दिया। तो पी बी एच है ना, पी बी एच, ठीक, ये चीज़ें बना ली हमने। तो अब ये हमारे पास था पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है ना, अब सुनना, एक मैं कुछ रिजल्ट्स और लिखाने वाली हूँ इस पाइथागोरस थ्योरम के ही अंदर। ठीक है ना, ए बी सी। अच्छा, अगर इस ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही रहेगी लाइन, और तो कोई हो नहीं सकती। इस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही रहेगी, है ना। लेकिन अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम ऐसे, और इसको नाम हमने दे दिया डी। और हमसे पूछा जाता है कि इस बी डी की लंबाई क्या है, इस बी डी की लंबाई क्या है। तो ध्यान देना, इस बी डी की लंबाई होती है ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि P इंटू बी अपॉन में H, P इंटू बी अपॉन में H। और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखना इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो ध्यान दो। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि कैसे आया सर, तो ऐसे आया, देखो ध्यान दो। हमें मालूम है किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास बी सी और हाइट हमारे पास ए बी। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मान लो कि ये हाइट ना लेके मैंने इधर वाली हाइट ली तो बेस हो जाएगा सी, तो 1/2 बेस हो जाएगा ए सी और हाइट हो जाएगा इस पर बी डी। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया। यहाँ से अगर तुम बी डी की वैल्यू निकालोगे तो ए सी अपॉन में आ जाएगा, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आया। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने लगाया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने यूज किया। ठीक है ना, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ए बी इंटू बी सी तो ये लिखा ही है, और ये ए सी आ जाएगा अपॉन में, तो बी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास। ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम था, देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मैंने तुम्हें कितनी कितनी चीज़ें बताई। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो चलो अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब ये कैसे काम करते हैं वो चीज़ ध्यान दो। ठीक है, ये
ट्रिपलेट्स का ऐसा मतलब ट्रिपलेट्स होता है यानी कि जहाँ पे तीन चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है ना, ए कॉमा बी एंड सी, और ये तीनों ही नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स, तब वो कहलाती हैं ट्रिपलेट्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक फिक्स नंबर और फिक्स नंबर, ठीक है ना, ये फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर होना चाहिए इंटीजर्स का, ठीक है, समझ रहे हो। तो ए कॉमा बी एंड सी जहाँ पे इंटीजर्स होते हैं और ये इंटीजर्स होता है, ए फिक्स नंबर होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्स नंबर का मतलब है यानी कि ना तो अपॉन में होगा ना पॉइंटों में होगा, यानी कि इस प्रकार से वैल्यू होगी। वैसे ये होता है ट्रिपलेट्स का एक्चुअल तरीका, लेकिन हम इसके अपॉन में भी और पॉइंटों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के अनुसार, ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान देना। अच्छा, ये क्या काम करता है, देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ए बी और सी लिया है और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी ली है कि ए है ना, और सी जो है वो बड़ा है ए एंड बी से। तो अगर सी बड़ा है ए एंड बी से और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती हैं ऐसे इंटीजर्स के सेट होते हैं, ऐसे इंटीजर्स के सेट होते हैं जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सी है वो हाइपोटेनस का काम करेगी। फिर मैं हाइपोटेनस का काम करेगी, हाँ जी बिल्कुल करेगी, ठीक है ना, ये सी जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगी। अगर ये हाइपोटेनस हो गया हमारे पास, तो ये ए और बी किसके काम करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर या बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एंड नहीं लगाता हूँ और का काम करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर या तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यों इंटरचेंज हो सकते हैं, अभी बताया था कि जिस एंगल से देखने पर वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से लिख दिया पी बी और एच, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। देखो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब सुनना, जैसे कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जैसे हमारे पास मान लो 3 4 5, 5 12 13 है ना, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 है ना, 11 60 61 है ना, 12 35 37 है ना। इसी के प्रकार से आगे आ जाओगे तो 16 63 65, 16 63 65, और एक और इसी के आगे आ जाएगा 33 56 65 है ना। और भी लिख सकते हो 20 21 29 है ना। इसी प्रकार से और भी हमारे पास होती हैं ट्रिपलेट जिन्हें तुम्हें याद रखना है, जिन्हें तुम्हें याद रखना है। ये चीज़ें हमारे पास बहुत चीज़ें इफेक्ट डालेगी। जैसे अगर मैंने कहा कि कोसेक थीटा, अगर मैंने कहा तुम्हारे सामने कोसेक थीटा जो है वो हमारे पास है 65 अपॉन 56 या ऐसे कर लो 33 कर लिया मैंने ऐसे ले लिया। कोसेक थीटा बराबर है 65 अपॉन 33, तो मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये तुमसे एक क्वेश्चन किया, अब तुम्हें मालूम है कि तुम निकाल सकते हो कि कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। अब हमें बेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉस थीटा बराबर रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तुम कर रहे हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहे हो, उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा रहे हो, है ना, ये एक इंटीजर वाली वैल्यू है, सेट हो जाएंगी सीधी। तो हमें मालूम है कुछ ऐसी ट्रिपलेट्स है हमने पढ़ी है 33 56 65 है ना, ये पढ़ा है। तो 33 56 65 पे जैसे तुम काम करोगे तो हमें मालूम है तो इसका बेस कितना निकल के आ जाएगा 56, और जैसे 56 निकल के आया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56 अपॉन 65, ठीक है ना, 56 अपॉन 65। तो ये चीज़ें ऐसी खूबसूरती तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखाई हैं। कुछ अदर ट्रिपलेट्स भी होती हैं, मतलब ट्रिपलेट्स जैसे काम करती है, ठीक है ना। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा, ठीक है, एक हमारे पास 1 1 1 1 और √2, ठीक है ना, 1 1 √2। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, जबकि ये हमारे पास ऐसे ही काम करेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये अंडर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा 1 √3 2। कुछ याद आया, ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था और ये हमारे पास 30 60 90 का था, है ना, कुछ केस था, ध्यान है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसी प्रकार से जैसे ये चीज़ें बात करी तो अगर हम और भी लिख सकते हैं 1x। अगर मैंने ये 1x लिया तो हमें मालूम है ये क्या होगा, अंडर रूट में x² प्लस 1 है ना। एक हमारे पास होता है x है ना, फिर हमारे पास अगर आ जाएगा एक x² माइनस 1, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, है ना। एक हमने ले लिया x, एक ले लिया x² प्लस 1,
अब हमें मालूम है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में से क्या होगा इसका होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2x स्क्वायर। अब इसे मैं बनाना चाह रहा हूँ तो माइनस वाली फॉर्मेट से, तो जैसे तुम इसे माइनस वाली फॉर्मेट यानी कि ये माइनस का आना चाहिए, तो यानी कि अगर हम क्या करें 4x स्क्वायर कर दें, है ना 4x स्क्वायर कर दें, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है 2x, ठीक है ना 2x। अब जैसे तुम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर में 2x का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान रखना है, ये ट्रिपलेट्स तो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स कहलाती हैं, है ना, प्राइमरी ट्रिपलेट्स भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड कह सकते हो, फंडामेंटल कह सकते हो। और जबकि ये ड्रैप ट्रिपलेट्स हैं कुछ इस प्रकार से पार्ट्स करते हैं, यानी कि इन्हें हम लोग इस वाले इंटीजर्स वाले सेट में नहीं रखेंगे, इन्हें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का रोल, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, ठीक है ना, और इसके प्रकार से यानी कि जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो भी बात बन सकती है, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी का भी हमने यूज़ किया है। बाकी जो भी हमारे पास बचता है यानी कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो भी क्वांटिटी बचती है, तो उन लोगों को फॉर्मूले यानी कि जो हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले इनका हम लोग जो है एक प्रकार से एक ओवरऑल करने वाले हैं, जहाँ पर रिजल्ट जो भी हमारे पास देखने को मिल जाएगा उन चीज़ों पर हम लोग गौर कर लेंगे, शेयर कर सकते हैं। और अगर जो भी बच्चे हैं एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, जहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो से मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया हुआ है इस लेवल को है, और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई रहेंगी, ठीक है ना। और देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को अच्छे से विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो आई होप यानी कि ये आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शेयर कर सकते हैं। और अगर जो भी बच्चे हैं एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, जहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो से मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया हुआ है इस लेवल को है, और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई रहेंगी, ठीक है ना। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ वगैरह या कुछ भी जो है करंट अफेयर्स वगैरह जो भी रिलेटेड है उन पार्ट्स को हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।